Okay, so let's continue from where we left off in the last lecture. So in this lecture, what we are going to do, we are going to see what actually the contributions of the systems theory has been, and also what are its limitations. Okay, uh, so जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको मेंशन किया, उसको दोबारा से रिवाइज कर लें कि इसका जब एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव आप देखोगे तो उसके लिए वो पैराडाइम्स वाला जो टेबल है उसको रेफर बैक करो, ठीक है, क्योंकि जिस पैराडाइम में मैंने सिस्टम्स थ्योरी को प्लेस किया हुआ है वो भी आपको बहुत सारी इंसाइट्स देती है कि सजेस्टिव क्या है सिस्टम्स थ्योरी, यू नो, रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया एंड स्ट्रक्चर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उस the system theory also adds to the same neoclassical paradigm और उसका जो टाइम फ्रेम है वो भी उसके साथ मैच करता है। ऑफ कोर्स मिलर जो है वो ये बातें नहीं बताएगा। इसी तरह लेक्चर के अंदर जो बातें मिलर ने नहीं बताई हुई इस आर्टिकल में नहीं बताई गई, वो ये है कि इसके कंट्रीब्यूटर्स कौन से हैं। तो अगर आप उनको रेफर करना चाहो तो पिछला वाला जो लेक्चर है उसके अंदर से जो इसके मेन इन्फ्लुएंशियल राइटर्स हैं उसका उसने कुछ जिक्र किया है वहाँ पे पिछले लेक्चर के अंदर भी, बर्टलांकी वगैरह का और कान वगैरह का। तो वो आप थोड़ा सा उसके बारे में भी अपने को सर्च अप करके, वेरी इजी टू सर्च इट अप, to search it up and write about you can write about the influential writers in these systems, uh, you know, theory and approach as well. इसको मैं ज़्यादा approach कहूँगी, ठीक है। And for short of calling it a paradigm shift, it's within the new classical paradigm, ठीक है। तो इसमें इसने influential writers की बात नहीं की, वो आप वहाँ से आइडिया को उधर से आप लीजिए, ठीक है जी। तो अब हम क्या चीज़ देख रहे हैं, अब हम ये एग्जैक्टली देख रहे हैं कि इसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो हैं क्या, ठीक है। इस थ्योरी की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं सिस्टम्स थ्योरी की, क्योंकि दिस इज व्हाट द असाइनमेंट नंबर 5 आस्क्स यू टू डू, इट नीड्स टू। और वो असाइनमेंट नंबर 5 में इसी आर्टिकल का मैंने रेफरेंस दिया हुआ है। व्हेन आई एम यू नो आस्किंग यू द असाइनमेंट क्वेश्चन के अंदर भी मैंने इसी आर्टिकल का रेफरेंस दिया हुआ है। तो मिलर के आर्गुमेंट में वो क्या कहता है, पहली बात तो ऑफ कोर्स ये है कि ये एक डोमिनेंट फ्रेमवर्क रहा है, ये तो you know that is something which is well established, that this is a dominant framework। तो मैनेजरियल बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस को इन्फॉर्म करता है, ठीक है। ये वो फ्रेमवर्क है, आप समझ लें कि दिस इज काइंड ऑफ यू नो इसने एक जगह बना दी है जहाँ पे डिफरेंट थेरीज को जो है वो फिर आप कंटेक्चुलाइज कर सकें, प्लेस कर सकें। जैसे बहुत सारे हैंगर्स हैं, उसके ऊपर फिर आप टांगते जाएं, ठीक है ना, कपड़े टांगते जाएं। तो इसने वो अलमारी बना दी है, आपने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दी, एक अलमारी बना दी, फिर आप उसमें टांगते जाएं। इसको हम फ्रेमवर्क भी कहते हैं, ठीक। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए यही है कि ये एक अलमारी बना दी है और उसके अंदर इसने हैंगर्स टांग दिए, और जो थेरीज हैं वो दे आर लाइक क्लोथ्स, जो फिर आप उन हैंगरों के ऊपर टांगते जाएं। बहुत सारी थेरीज जो हैं वो उसी एक फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो एडजस्ट हो सकती हैं। और उसका फायदा क्या है कि चीजें देखिए ना ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस को एनेबल करने के लिए इन सिस्टमैटिक मैनर ये इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह मैनेजरियल बिहेवियर को यू नो क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए इट्स न्यू वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स दैट वे। और उसके फंडामेंटल्स क्या हैं ये आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब क्वेश्चन के अंदर बात वो कर रहा है एक डेस्टिनेशन में जर्नी मेंटालिटी, यहाँ पे लिखा है जर्नी मेंटालिटी, ठीक है। ये पैराग्राफ में क्लियरली उसने लिखा है जर्नी मेंटालिटी, यानी कि एंड पॉइंट। वो मैंने पहले भी बताया था, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द इक्विफाइनलिटी। अब अगर सिस्टम्स अप्रोच इक्विफाइनलिटी को इतना स्ट्रेस करती है तो उसमें से जो है आइडिया यही निकलता है कि इट इज we can develop a journey mentality where the search and ride are important and destinations are defined and redefined, ठीक है। so the thing is कि ऑर्गेनाइजेशनल साइंस में इसका कंट्रीब्यूशन यही है that it is suggestive of this journey mentality
what to do while getting to a certain point. ठीक है? So while getting to a certain destination or certain goal, so it's not that goals are not important, but the thing is that what is being stressed by systems approach is that there is not just one goal. The goals are broader. मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको यही बात समझाने की कोशिश की थी कि ये जो है ये मैनेजमेंट साइंस की अगर आप एवोल्यूशन देखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? ये पूरा कोर्स ही इसके ऊपर बेस्ड है कि आपको बात समझ में आए कि ओवर टाइम जो बॉडी ऑफ नॉलेज है वो इंक्रीज हो रही है. इट्स नॉट दैट पिछली बॉडी ऑफ नॉलेज इज इररेलेवेंट. और वही बात अगेन आपको सिस्टम्स थ्योरी भी सजेस्ट कर रही है कि जो पुरानी नॉलेज थी, इट ओनली एक्सप्लेन्स पार्ट ऑफ the functions of the organization, how it can operate and how it can create an environment where it will achieve its goals. So उसकी जो efficiency है, उसकी reason of existence है, वो broaden होती चली जा रही है और उसके पास set of options भी broaden होते जा रहे हैं because as time is passing by, the environment is becoming much more complex and much more even competitive. competitive से ज्यादा भी मैं बात करूंगी complex की बहुत ज्यादा वेरिएबल्स और फैक्टर्स हैं. एंड देन अगेन हमारी एक्सपेक्टेशंस ऑफ organizations are also increasing many fold. Okay, लेट्स से जब आपकी क्लासिकल थे उस वक्त लोगों की और स्टेक होल्डर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि ऑर्गेनाइजेशंस वो होंगी जहाँ पे लोग जाके काम करेंगे और पैसा कमाएंगे. ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए एंटिटीज हैं. यही हमारी एक्सपेक्टेशंस थी ना कि भाई वो अपना काम करें, अपना प्रॉफिट बनाए, बाकी काम मतलब एनवायरनमेंट वगैरह का ख्याल करना या लोगों का ख्याल करना पर से उनका काम नहीं है. उनका काम ये है कि जो जितना काम करे उसको पता उसने क्या काम करना है और उसको उसके पैसे मिल जाए. दैट्स इट, बी हैप्पी विद दैट. ओके, ये एक्सपेक्टेशंस थी ड्यूरिंग द क्लासिकल टाइम्स. लेकिन न्यो क्लासिकल टाइम्स यानी 30s के बाद, क्योंकि दिस इज द पोस्ट वॉर एरा, ठीक है, जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ इसलिए नहीं होती कि वहां चंद लोग जाके काम करें और जाके बस अपना पैसा कमा के वापस आ जाएं. अगर वो वहां पे अपनी एफर्ट लगा रहे हैं और दिन का ज्यादातर हिस्सा वहां गुजार रहे हैं तो उनके कुछ राइट्स भी हैं. और वो राइट्स के लिए वो इसलिए क्योंकि उनमें वो कैपेसिटी भी है कि वो उसको अर्न कर सकें और अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को और ज्यादा यू नो चेंजिंग टाइम्स के अंदर अडेप्ट कर सकें. क्योंकि within the changing time it is not possible to only adopt the classical theories. So that is going to be only one part of the puzzle. So the picture is going to become more and more complex. वो छोटे छोटे parts हैं जिसको के उस puzzle में वो fit in करते जाते हैं in order to for you to deal with today's reality, which is an extremely complex reality, and particularly where change is instant, not uh, change is not just happening, or it's not just a force which we know is permanent, but it is happening instantly and constantly and all the time. And change is what is part of our life. Okay? And events happen which really require our complete transformation in the way that we live as human beings, and therefore the organizations in which we work as well. Case in point, COVID. ठीक हो गया ना. तो इसलिए ये जो सिस्टम्स अप्रोच है ये आपको फ्रेमवर्क दे देती है कि जिसके अंदर फिर आप जो डिफरेंट पीसेस है उसको फिट इन कर दो. अब जो जो सारी आपकी क्लासिकल थिंकिंग थी वो उसमें फिट इन होती है. इसी तरह जो न्यो क्लासिकल थिंकिंग थी वो भी उसमें उस फ्रेमवर्क के अंदर, सिस्टम्स थ्योरी के फ्रेमवर्क के अंदर फिट इन होती है. और जो फ्यूचर में आने वाली थेरीज है वो भी इस फ्रेमवर्क के अंदर फिट इन होती हैं. तो ये एक कितना यूजफुल फ्रेमवर्क है जो कि आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है कि आप जितनी भी नॉलेज है मैनेजमेंट साइंस की वो एक जगह फिट इन कर सको. आपको पता चल जाए कि कहाँ से आपको क्या जो इम्पोर्टेंट आइडियाज हैं वो पिकअप हो सकें ताकि जो मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है वो मोस्ट इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके. ये इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है. अच्छा, और वो ये जब बात करता है जर्नी मेंटालिटी की तो वो यही आइडिया है
कि इस बात को एक्सेप्ट करना कि ऑन द जर्नी यानी रास्ते में बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जिसकी वजह से आपको जो है वो चेंजेस करने पड़ेंगे इन द वे दैट यू आर वर्किंग. सो दैट इज व्हाई बिकॉज you will have to take different roads, so therefore it is not possible to have a very only one outcome as the goal. So the goals have to be very broad so that whenever there is a slight change in tactic वो इन गोल्स को इनकॉर्पोरेट कर सकें. और इसीलिए अब जो मिशन होता है, अब यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो सिर्फ यू नो ईयरली गोल्स नहीं सेट करती, उनका एक लॉन्ग टर्म विजन भी होता है. और उसका यही रीजन है कि जो आपके शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स हैं और आपके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनमें चेंज आ सके गिवन द ओवरऑल लॉन्ग टर्म विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो वो सारी चीजें क्यों क्रिएट की गई, क्योंकि उनके पीछे भी ये सिस्टम्स थिंकिंग जो है दैट इज एट वर्क. ठीक है. अब हाँ, आगे अगर हम चलें तो और सिस्टम्स थ्योरी ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं जब इसको एनालाइज करना शुरू करते हैं. तो वो नॉट ओनली इट हैज प्रोवाइडेड दिस ओवरऑल फ्रेमवर्क. तो ये जो फ्रेमवर्क वाला कॉन्सेप्ट है ये जर्नी मेंटालिटी के साथ रिलेटेड है. इसके अलावा सिस्टम्स थ्योरी ने मेटाफोर्स, टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजी को कई दफा वोकैबुलरी भी कहा जाता है. so it has given you the metaphors and the terminology and the explanation. ठीक है. so it has given you new metaphors, new terminology and new explanation which again helps in organizational analysis. ठीक है. so मेटाफोर्स क्या है? मेटाफोर्स वो है जो कि एक ऐसा एग्जाम्पल है which is not exactly related to your context but it is a good example to make you understand those constructs which are abstract, which cannot be actually seen. ठीक है ना. ह्यूमन साइकोलॉजी को देखना मुमकिन नहीं है. ठीक है. एफिशिएंसी को मेजर करना आसान है, मूवमेंट्स को. ठीक है. टाइम एंड मोशन स्टडीज were easier because there you could actually study movements. लेकिन जब उसी चीज को उसने सोशल सिस्टम्स पे अप्लाई करने की कोशिश की, किसने भला? हॉथॉर्न स्टडीज में एल्टन मेयो ने. उसने कहा यार यही चीज जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ ऑन पीपल्स ग्रुप एक्टिविटीज. तो वो नहीं हो सकी बिकॉज इट कांट बी डन दैट वे एंड देयरफॉर यू हैव टू develop a whole new system of behavioral science. So खैर कहने का मकसद ये कि जो if coming back to what has the systems theory, how has it contributed? First of all उसने वो मेटाफोर्स दिए हैं जिसमें ये जो एब्स्ट्रैक्ट नोशंस हैं इनको आप ज्यादा क्लियरली समझ भी सकें और ज्यादा क्लियरली कंपेयर भी कर सकें. अब इसमें मेटाफोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए इसने मिलेट ने ये स्कॉट के आर्टिकल का जो है ना वो जिक्र किया है. ये स्कॉट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि ये मेटाफोर्स का कॉन्सेप्ट आपको बड़ा क्लियरली समझाएगा. इसके अलावा भी और मेटाफोर्स जो हैं वो दिए गए हैं. मॉर्गन फॉर एग्जांपल, मॉर्गन के मैंने आपको इमेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ये इसमें बहुत सारे मेटाफोर्स दिए गए हैं. मॉर्गन का रेफरेंस देखो. मैं फर्स्ट असाइनमेंट में मैंने मॉर्गन के बारे में आपको बात की थी. ये बड़े इम्पोर्टेंट मॉडर्न वर्क्स हैं विच आर बेस्ड ऑन क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल थिंकिंग और उसको उन्होंने एक मॉडर्न काइंड ऑफ ट्विस्ट दिया है. सिमिलरली दिस इज स्कॉट व्हाट ही हैज डन. ये कोई इनिशियल कंट्रीब्यूटर नहीं है. ईयर तो देखो ना 1992. ये इनिशियल कंट्रीब्यूटर नहीं है. इनिशियल कंट्रीब्यूटर्स वही है बर्टिलानफी वगैरह, फिर वहां से जो शुरू होता है जो आपके biologists हैं who are the contributors और फिर few people from the behavioral movement जैसे वॉरेन बेनिस वगैरह है. so belonging to the 1960s they are initial contributors. now these are then people who have given this whole systems idea a new twist. ठीक है. ये स्कॉट ने जो ये इसको एक क्लासिफिकेशन दी है बिटवीन क्लोज, नेचुरल एंड ओपन सिस्टम जो हम स्टडी करने लगे हैं. ठीक है कि ये सिस्टम थ्योरी पे बेस्ड है लेकिन जो इसके फंडामेंटल्स हैं जो इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाए हैं वो अब तक इस्टेब्लिश हो चुके थे. लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट एक फ्रेमवर्क है कि इसी को यूज करते हुए फिर आप जो है वो
जैसे मैंने आपको बताया ना कि यू कैन देन क्लासिफाई एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड एंड काइंड ऑफ कंप्रेस द मैनेजमेंट साइंस लिटरेचर। तो स्कॉट ने क्या बोला, ये यूजिंग the same paradigm of the same approach of systems, इसने कहा कि systems की जो ये theory है, ये it can also be used to classify organizations, ठीक है, to classify organizations। और इसमें इसने जो मैंने आपको अपने पैराडाइम्स में भी दिखाया है, वो ये स्कॉट की क्लासिफिकेशन ही है जिसके ऊपर मैं रिलाई कर रही हूँ, ठीक है ना जी। तो क्या कहते हैं, रैशनल सिस्टम्स पर्सपेक्टिव, स्टडीड इट मेनी टाइम्स। इसमें क्या है कि वो सिस्टम वो है जो कि एक क्लोज्ड सिस्टम है और रैशनल सिस्टम है। रैशनल सिस्टम दैट व्हिच कैन बी एक्सप्लेन्ड through logic and which can be very very closely measured, ठीक है ना। तो ये रैशनल सिस्टम है। इसने कहा एक सिस्टम का तरीका ये कि इसने रैशनल सिस्टम, अब ये रैशनल सिस्टम तो हम स्टडी कर चुके हैं और पिछली क्लास में भी हमने रैशनल सिस्टम्स को नेचुरल सिस्टम्स के साथ कंपेयर किया था, है ना। so that we've already done that, compared that to the natural system जिसमें informal communication, informal structure और जो naturally occurring आपकी ग्रुप बिहेवियर है और आपकी जो सोशल बिहेवियर्स हैं उनको जो है वो जब इंक्लूड किया गया ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट में, तो उसको स्कॉट कह रहा है कि वी वर बेसिकली यूजिंग द टर्म द मेटाफोर फ्रॉम द सिस्टम्स, ठीक है। ये सिस्टम्स मेटाफोर यूज हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज अ सिस्टम्स मेटाफोर। Natural systems perspective is a systems metaphor which is describing the neoclassical behavioral school। पहली बात तो ये हो गई कि वो मेटाफोर्स आपको प्रोवाइड कर रही है सिस्टम्स थ्योरी, which helps you to define and understand better the different paradigms, okay। अच्छा, सो ये तो जो नेचुरल सिस्टम्स का था और वो अगेन यहाँ पे इसको ज्यादा डिटेल में इसलिए क्यों मैंने लिखा है क्योंकि ये देखो ना, ये इज रीइंफोर्स्ड। ये मैंने बताया ना, बेनिस, वॉरेन बेनिस, ये हमने पढ़ा था, इसकी मैंने रेफरेंस दिया था व्हेन वी वर स्टडीइंग द ह्यूमन रिलेशंस, क्योंकि ह्यूमन रिलेशन स्कूल को हम एज अ मेटाफोर इन सिस्टम्स टर्मिनोलॉजी, हम एज अ मेटाफोर फ्रॉम सिस्टम्स अप्रोच वी कैन कॉल इट द नेचुरल सिस्टम। एंड व्हाट डज इट इट से, it allows you also to do functional analysis by recognizing that systems have needs and those needs can be met by analyzing the functions that are required to be performed through development of structure, roles and rules, okay। तो ये यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, एक फंक्शनल एनालिसिस, इसका ये ख्याल है कि फंक्शनल एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सिस्टम्स कर सकते हैं। ट्रू, इसी फंक्शनल एनालिसिस को हम मैं थोड़ा सा आगे जाके और आपको एक और आर्टिकल में से निकाल के दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पे इसने फंक्शनल एनालिसिस को ज़रा जो है वो इसको जो है रेफर कर दिया है, लेकिन इसके डिटेल्स आपको नहीं बताए। फंक्शनल एनालिसिस की डिटेल्स में अभी आपको एक और आर्टिकल में से निकाल के दिखाऊंगी। वो कहता है जी ये फंक्शनल एनालिसिस जो है, इट हैज अलाउड the development of structures, rules and rules, but these are not that those kind of rules which we studied in the classical and rational systems. No, these are structures, rules and rules which are defined according to the which are less well defined and much more organic in nature, because what it has to do is, functional analysis highlights the means to achieving the needs of the various systems and subsystems, okay? And then again, those needs are related to goals which are equifinal, not only one goal which is finalized. Under this category, organizations are collectivities whose participants share a common interest in the survival of the system and who engage in collective activities informally structured. So the structure is informal, जैसे मैं आपको बात बता रही हूँ, ठीक है। तो ये जो नेचुरल सिस्टम्स पर्सपेक्टिव है, इसमें इस जो है नेचुरल सिस्टम्स पर्सपेक्टिव में जो आपकी सिस्टम्स अप्रोच है उसकी ज्यादा बड़ी कंट्रीब्यूशन है। It just alludes to the rational systems, but it doesn't explain them. No, rational systems are explained by the classicals.
the systems, the scientific management, the general administration and the bureaucratic theories, वो उसको explain करती है। जो ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अभी हम कंट्रीब्यूशन ही डिस्कस कर रहे हैं और कंट्रीब्यूशंस में हम मेटाफोर्स का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। मेटाफोर तो वो यूज करता है डेफिनेटली अप्रोच नेचुरल, ये मेटाफोर 3 मेटाफोर्स यूज करती है, रैशनल, नेचुरल एंड ओपन। लेकिन नेचुरल सिस्टम्स और ओपन सिस्टम्स के अंदर इस ओवरऑल अप्रोच का जो डेवलपमेंट है या ज्यादा बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस नेचुरल सिस्टम्स एंड द ओपन सिस्टम्स। It does refer to rational systems because it gives a metaphor where all three can be understood. But the greater contribution which this approach makes is in the natural systems and in the open systems. There is where the contribution is, because वहाँ का जो functional analysis है, जो हम और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, वो functional analysis भी systems approach provide करती है। ये फंक्शनल एनालिसिस ऐसा है जिसमें हम स्ट्रक्चर और रोल्स और रूल्स के बारे में हम थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट तो करते हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल है। दैट इज व्हाट सेपरेट्स देम। सो इनकी इनफॉर्मेलिटी इटसेल्फ goes to show you that जो systems approach है वो in itself is not a final verdict. It's not a final verdict and therefore it might be lagging in few areas. But जितना भी फंक्शनल एनालिसिस उसका किया जा सकता है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नेचुरल सिस्टम्स को फर्दर अंडरस्टैंड करने में। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सिस्टम्स अप्रोच का। इसी तरह जो ओपन सिस्टम्स पर्सपेक्टिव है, ये ओपन सिस्टम्स पर्सपेक्टिव जो है ये भी एक पर्सपेक्टिव है जो कि बर्न्स और इसका एनवायरमेंटल जो एनालिसिस है इंटरनल और एक्सटर्नल पर्टिकुलरली एनवायरमेंट का, उसमें है इसका कंट्रीब्यूशन। ये वो एरिया है, ओपन सिस्टम्स का वो एरिया है जो कि अब डेवलपिंग है। सो सिस्टम्स थ्योरी इज स्टिल इन द फेज ऑफ डेवलपमेंट। मैं कहूंगी कि बिहेवियरल थ्योरीज एक लेवल पे आके मोटिवेशनल थ्योरीज जो हैं उसके अंदर डेवलपमेंट रुक गई है, लेकिन ओपन सिस्टम्स में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इसके कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो अब भी जो है जिसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है और टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पेपर उसने उसका जिक्र किया है। अब कहने का क्या मतलब, देखो इसके अंदर वो लूजनेस ऑफ कनेक्शंस की बात करता है rather than tightness of connections as suggested by rational systems and the blurring of the boundaries। याद है जब मैंने आपसे permeable boundaries की बात की थी, तो ये जो blurring of the boundaries है ये open systems का एक बहुत ही important एक उसकी फंडामेंटल है ओपन सिस्टम्स का, ठीक है। तो इट्स it doesn't really have principles but it's a very important component of open systems of what of these permeable or blurring of the boundaries, and it is related to the open systems as well। तो मेटाफोर क्या प्रोवाइड किया इसने? मेटाफोर प्रोवाइड किया जो है आपका रैशनल सिस्टम वर्सेस द नेचुरल सिस्टम वर्सेस द ओपन सिस्टम्स। और ओपन सिस्टम्स वो हैं जो कि अभी भी जिसमें डेवलपमेंट हो रही है एज वी स्पीक। और इसी तरह नेचुरल सिस्टम्स वो मेटाफोर है जो कि वो एरिया आइडेंटिफाई करता है जहाँ पे सिस्टम्स अप्रोच ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, फंक्शनल एनालिसिस में भी एनेबल किया है। तो पहली बात तो ये हो गई कि इट प्रोवाइड्स दीज मेटाफोर्स which can be used as a basis of comparison, and in which then you can then use the different metaphors to describe what is uh, the developments in the management science thing। पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज ये कि उसने टर्मिनोलॉजी बनाई। अब ये टर्मिनोलॉजी याद रखो कि जो मैंने इससे पिछले वाला लेक्चर था वो बेसिकली इट वाज फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड। एक बात तो ये कि हु आर द इन्फ्लुएंशियल राइटर्स वो उसमें से एक्सट्रैक्ट करें, और दूसरा जो इसका हिस्सा था वो प्रिडोमिनेंटली था फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स। और फंडामेंटल्स जो है वो उसकी जो है वोकैबुलरी या टर्मिनोलॉजी भी है, ठीक है। सेम थिंग, उसकी जो फंडामेंटल्स हैं दे आर आल्सो रेफरिंग टू द टर्मिनोलॉजी। सो दिस टर्मिनोलॉजी देखिए ना, इंडिपेंडेंट सब पार्ट्स वहां पे हमने बात की थी, यूनिफाइड होल बात की थी, कॉन्फ़िगरेशन बात की थी, हायरार्की ऑफ सिस्टम्स,
उसकी भी बात की थी। ठीक हो गया ना? तो ये पिछले वाले लेक्चर में से आप देख लीजिएगा कि बल्कि इनफैक्ट उसमें तो हमने एंट्रोपी और होमियोस्टेसिस और उन चीज़ों की भी बात की थी। वो सारे जो हैं वो इसके डिफरेंट जो उसके वहाँ पे हमने फंडामेंटल्स किए थे, दैट इज़ ऑल दी टर्मिनोलॉजी, ठीक है? तो सिस्टम्स अप्रोच की एक ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि एक नई टर्मिनोलॉजी लेके आई है। वहाँ पे जो ज़िक्र नहीं था वो ये बोल्डिंग का, इसका भी काम बहुत इम्पोर्टेंट है। इसने आई थिंक बोल्डिंग का ज़िक्र किया है एज़ वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स, क्योंकि ये इनिशियल कंट्रीब्यूटर है, ज़रा देख लो। केनेथ बोल्डिंग वन ऑफ द इनिशियल कंट्रीब्यूटर्स, सो ही इज़ अ पर्सन जो कि आपकी न्यो क्लासिकल अप्रोच जो आपकी सिस्टम्स थ्योरी की थी, उसमें इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इनिशियल कंट्रीब्यूटर्स में से। तो इसने क्या किया, ये आपको क्या बताता है कि आपके जो स्टैटिक सिस्टम्स हैं वो भी सिस्टम्स अप्रोच को फॉलो करते हैं, पर्टिकुलरली ये साइबरनेटिक सिस्टम, ठीक है? सिंपल डायनामिक स्टैटिक सिस्टम्स, उसमें तो वो चीज़ है, कोई चेंज जो है वो नहीं आ रहा। वो जो शुरू में इसने डायग्राम दिखाया था, देयर इज एन इनपुट, देन देयर इज अ थ्रूपुट एंड देन देयर इज एन आउटपुट। ये जो है ये आपके स्टैटिक और सिंपल सिस्टम है। साइबरनेटिक सिस्टम्स वो हैं जिसके अंदर एक फीडबैक मैकेनिज्म है, लेकिन वो सिर्फ यूज होता है लाइक इन थर्मोस्टेट्स। इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट देन ओनली वो सिस्टम जो है वो रुक जाएगा। और ये सारे नॉन लिविंग सिस्टम्स हैं, ठीक है? ये सारे नॉन लिविंग सिस्टम्स हैं। और जो आपके एक सजेशन ये भी है कि भाई जो आपके क्लासिकल्स थे वो नॉन लिविंग सिस्टम्स की तरह ऑर्गेनाइजेशंस को भी स्टडी करते थे, तो वो मैक्सिमम ये साइबरनेटिक सिस्टम की थिंकिंग तक पहुंचते थे कि जिसमें एक यू नो सेल्फ करेक्टेड मैकेनिज्म तब जो है वो इनिशिएट होगा व्हेन द सिस्टम इज इन डिस्ट्रेस, ठीक है ना? तो वो उसी को करते थे कि कब नई ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, अगर कोई बहुत बड़ी बात ऐसी आ गई कि द सिस्टम इज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल, organization is not doing well, then you need to go back and do another analysis. But before that happens, external factors को mostly ignore करते थे। लेकिन यही बोल्डिंग कहता है कि नई लिविंग सिस्टम्स भी जो हैं ये इसमें दे आर मोर एप्लीकेबल टू द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। एंड सो देयरफॉर बोल्डिंग की थिंकिंग तक था, वो उस थिंकिंग को वो लेके गया नेचुरल सिस्टम पे, और वो उसने जो है उसकी बात की कि वो दे आर सेल्फ कॉन्शियस एंड दे आर इंटेलिजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखो कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करता है, वो सिंपल नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स है। और वो इट कैन लीड टू ट्रांसेंडेंटल सिस्टम एज वेल, ठीक है? ट्रांसेंडेंटल दैट विच कैन नॉट बी, which are totally unknown, those forces which are completely outside human understanding on behavior, उसको भी understand करता है ये। क्योंकि organisms at the end of the day also believe in these kind of transcendental, another word for transcendental can be spiritual systems as well। तो ये जो spirituality के level तक चीज को लेके जाना, ये this is all related to the natural systems only, ठीक है? तो यहाँ तक तो natural systems, और उसके बाद so these are the terminologies which are being used। ये transcendental systems की बात बोल्डिंग ने कर दी थी। ये बड़े इंटरेस्टिंग सिस्टम्स हैं, और इसको जब आप एनालाइज करो या इसको आप थोड़ा सा उस जमाने की जो एक थेरी है, अगर आप याद करो तो दैट इज अब्राहम मैस्लो, यू नो, ये 50s के अंदर। और उसने क्या बात की थी अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में, सोचो, ठीक है? उसके ऊपर टॉप पे वो क्या कहता था, वो भी इसी किस्म की बात करता था, जिसको ये ट्रांसेंडेंटल सिस्टम कह रहा है बोल्डिंग, उसको मैस्लो जो है वो क्या कहता था, दी कौन सी नीड, दी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, रिमेंबर? तो सिमिलर टाइम फ्रेम वही है ना। तो ये ट्रांसेंडेंटल सिस्टम अगेन कंप्लीटली न्यू टर्मिनोलॉजी जो इसने ऐड की। और अब जो है, अब हम ह्यूमन सिस्टम्स को एज ओपन सिस्टम्स जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जिसकी के जो कि आइडेंटिफाई होता है थ्रू बाउंड्रीज, पहले होता था। अच्छा, अब देखो फर्क क्या है। अब फर्क क्या है कि अब का जो थिंकिंग है वो सिर्फ ह्यूमन सिस्टम को एज लिविंग या नेचुरल सिस्टम नहीं करता। व्हाई? बिकॉज उसने सर्वाइव करना है, यानी कि उसने अगले जो टाइम्स है उसने उसके लिए भी अपने आप को इक्विप करना है। जब आप इस बात को सोचोगे तो फिर आप ह्यूमन आप ऑर्गेनाइजेशंस को ओनली एज
नेचुरल सिस्टम्स की एनालॉजी नहीं यूज करोगे, बल्कि ओपन सिस्टम्स की एनालॉजी यूज करोगे, which can have permeable boundaries, or which can be dealing with networks of stakeholders, not just the organism on its own, which is struggling to survive independently, but rather as an open systems, which then uses these terminologies of networks of stakeholders and boundaries and permeable boundaries. तो ये सारी न्यू टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि रिलेटेड हैं, पिछले लेक्चर में किया था, लेकिन ये रिलेटेड है ओपन सिस्टम्स के साथ। और उसके अलावा डिफरेंशिएशन, ये भी शायद तब पढ़ी थी, लेकिन इतनी मतलब उसको शायद मेरे ख्याल में स्किप कर दिया था। जो आपने वीडियो देखी थी उसमें डिफरेंशिएशन का कंपोनेंट स्किप कर दिया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंट्रोपी के साथ रिलेटेड टू है, लेकिन इसको सेपरेटली भी देखना चाहिए। अब ये है क्या, मैं बता दूं, सिस्टम्स आर सब्जेक्ट टू डिफरेंशिएशन, नॉट जस्ट एंट्रोपी, डिफरेंशिएशन व्हिच मींस डिवाइडिंग अप द सिस्टम इनटू मोर एंड मोर स्पेशलाइज्ड सब पार्ट्स। और दूसरी चीज जो उसकी है, इन ऑर्डर टू अवॉइड एंट्रोपी, दैट इज इंटीग्रेशन। So at one point, systems, in order to survive, become specialist in certain parts. तो उसके बहुत सारे parts बन जाते हैं, क्योंकि हर part एक special एक specialist part होता है। साथ ही साथ इसकी जो है integration भी जरूरी है, क्योंकि अगर हर सब पार्ट सिर्फ अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना शुरू कर दे तो एक ऑर्गेनाइजेशन बिखर जाएगी। तो जो साइनर्जी, जो वर्ड उसने, he stopped short of using it in the last in the video which I showed you, that is very, very critical. That is very, very critical, and particularly when you're talking about open system, which is the upcoming form of the systems approach over there, synergy is the critical thing. Synergy is the critical thing, and this is the basis on which the organization, which may not be having very well defined boundaries now, but it is the basis on which it is surviving. So, ये जो synergistic, the terminology of synergy again, differentiation, integration, synergy. आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज की हो, उसमें से भी निकालना टर्मिनोलॉजीज जो पिछला लेक्चर था, और उसमें आप ऐड करना डिफरेंशिएशन, और ये टर्मिनोलॉजीज को कोशिश करो कि जब अपने असाइनमेंट में करने की कोशिश करो तो इन टर्मिनोलॉजीज की डेफिनेशंस दो। दैट गोज टू शो यू कि ये स्पेशल टर्मिनोलॉजीज हैं which are brought forward by the systems approach. इक्विफाइनलिटी तो हमने स्टडी कर दिया था, और उसके अलावा ट्रांसफॉर्मिंग सिस्टम्स, ठीक है। ये देखो, जो उसने, मैंने आपको कहा था, जो उसने सिस्टम्स बताए थे वो बहुत ही सिंपल, एंड दैट टू अ साइबरनेटिक सिस्टम, उसने उसकी एग्जांपल दी थी। बट आई वुड लाइक कि अगर आप सिस्टम को एज एन ओपन सिस्टम स्टडी करना चाहो, तो ये जो डायग्राम है ये ज्यादा रेलेवेंट है। और इसके अंदर आप जरा देखें कि एरोज जो हैं वो इधर आगे पीछे इधर उधर जो है वो सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं। Inputs are converted to desired outputs, but the organization inputs draw on resources from the general environment. ठीक है, ये general environment से resources अपने हासिल कर रहा है, that is critical. That is critical. इसका मतलब ये है कि इसकी जो learning है, इसकी जो operations है, उसके अंदर जो environment है, that is extremely important. एक environment और general environment itself, ठीक है, not just the physical environment but also the industry environment, its competitors as well, उनका input है into its processes। ये बहुत critical बात है, यानी कि उनका input है। जब आप open systems की तरह देखने शुरू कर देंगे तो there you will find कि not only just the environment but the general environment as well as the environmental resources and the environmental feedback, not just like a simple system where the feedback is coming only from the internal factors, but the external factors are also providing up. So ये जो terminologies हैं of the feedback to the environment, that also becomes an important aspect of organizations as transforming systems is achieving a state of equilibrium, ठीक है, as transforming systems। अब ये बड़ा जरूरी ये है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके आपका जो जब आपने असाइनमेंट अपनी करनी है
उसमें अभी हम सिर्फ कंट्रीब्यूशंस की बात करें, ये लेक्चर सिर्फ कंट्रीब्यूशंस पे है। इससे अगला वाला जो पार्ट है उसमें मैं आपको लिमिटेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखें ये जो ट्रांसफॉर्मिंग सिस्टम्स हैं is achieving a state of equilibrium, but equilibrium represents a state of adjustment between opposing or divergent influences or elements or homeostatic. It can also be the normal state of existence of in the system environment. यहाँ पे इसने environment को कोई इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन वो भी इसकी बहुत बड़ी contribution है कि it's the first time that even the environment is not considered as something which is outside the scope of managerial of organizational analysis and managerial behavior, but understanding that managerial behavior also influences the external environment. जब आप ओपन सिस्टम्स का टर्मिनोलॉजी यूज करोगे तो वहां पे फिर आप यू आर ओपनिंग अप द एंटायर एरा फॉर द analysis of organizational environments as well, looking at it from the resource availability point of view, looking at it from the point of view of innovations in terms of organizational processes, and also about the outcomes that the organization is going to have and how it is going to provide feedback into the environment and therefore be in an ability to change it. ऊपर जो इसने सारी चीजें बताई हुई हैं वो related है to the organic structures within the organization. जो मैंने आपको informal structures की बात की थी कि वो भी ये provide करता है, वो भी ये provide करता है, तो that is this part. ठीक है, जो नीचे वाला जो हिस्सा इस diagram का है, that shows you how the thinking about the external environment is also part of the systems approach. Okay, अब ये खत्म होने वाला है थिंकिंग, ठीक है। और आखिरी इसकी जो पार्ट है, आखिरी पार्ट वो ये है कि दे आर टू पर्सपेक्टिव्स which are the new developments. So ये भी इसका contribution है that systems theory is not a static theory. In fact, it's dynamic and it is still growing. So initial जो इसके thinkers थे, उन्होंने जिस तरीके से इसको present किया था वो था कि जिसमें कैपेसिटी थी ग्रो करने की। ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है that it has provided you with the kind of fundamentals, it has provided you with the kind of metaphors and the terminology which is then being utilized by even currently after so many decades of its initial importance and influence. It is still relevant. So that goes to show you it's a major contribution in the field of management sciences. This theory is to this day dominant and very relevant. All right. So I'm going to stop it now. अगले lecture के अंदर अब हम discuss करेंगे कि इसकी जो limitations हैं वो क्या हैं, जो कि इसमें इस आर्टिकल में ज़्यादा clearly उसने नहीं बताई. So I'm going to refer to another article.